हेलो गाइज, देखिए आज हम लोग बात करेंगे कि जो सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशन और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जो हमारे इंडिया में स्टार्ट हुआ वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे ये रिवॉल्यूशन इतना आगे तक गया और इसमें कैसे क्या योगदान है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो भी ऐसे बड़े शख्सियत हैं उनका क्या योगदान है। सभी कुछ जो है एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से आज हम लोग देखेंगे। पहले ही बता देना चाहता हूँ ये बहुत ही जो है डिटेल में होगा और इसके पेन ड्राइव कोर्सेस आपको हमारे चैनल पे दिखेंगे जो पूरे एक हिस्ट्री को जो है कवर किया है हमने और पूरी हिस्ट्री को अच्छी तरीकों से आपको समझाएंगे और समझाने के दौरान जो है आप लोगों को कुछ ऐसा बात निकल के सामने आएगा जिसको जानकर आपका एक ये कोई जो है किसी खास व्यक्ति के लिए डेडिकेटेड नहीं है, ये लेक्चर सभी के लिए है। ओके, सो बेसिकली जब हम कहते हैं रिवॉल्यूशनरी, सो रिवॉल्यूशनरी के साथ जो है कई बार जो है हम लोग जब बात करते हैं रिवॉल्यूशन का तो हमारा जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम में जैसे एक स्टेज बाय स्टेज डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन इसके सेकेंड फेज की बात करते हैं कि सेकेंड फेज कब स्टार्ट होता है। आप लोग बैक में भी देख पा रहे हो कि सेकेंड फेज जो है यहाँ पर सेकेंड फेज जो है वो स्टार्ट कब होता है। तो इस पे आज हम लोग मेन फोकस करेंगे कि द सेकेंड फेज ऑफ रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट यानी कि इंडियन फ्रीडम फाइट्स के जो सेकेंड फेज था वो कैसे स्टार्ट हुआ, इनमें कौन कौन से लोग थे। इसी वजह से जो है बेसिकली व्हाट वी are here to discuss today. So the revolutionary terrorist is an idea suppressed during the World War I and with the most of the leader in jail and absconding. So consequently, in the order to create a more harmonious atmosphere for the Montague and Chelmsford reforms, the government released most of them under the general amnesty in the early 1920. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय में ही जो है उस साइड प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और यहाँ इंडिया में ब्रिटिश चाहता था कि उसी के जो एक पीछे उसके बैकग्राउंड में प्रथम विश्व युद्ध के पीछे हम कुछ ऐसा करें जिससे इंडिया में जो रिवॉल्यूशन मूवमेंट चल रहा था उसको सप्रेस्ड करने की बात किया जा रहा था। सो बेसिकली विद द मोस्ट ऑफ द लीडर इन द जेल एंड इन ऑर्डर टू क्रिएट ए हार्मोनियस एटमॉस्फेयर जो है वो क्रिएट करने का जो मॉन्टेग्यू और क्लेमफोर्ड का रिफॉर्म्स हुआ था उसी को जो है एक सेफ होल प्रोवाइड करने के लिए किया जा रहा था ये सब काम इंडिया के अंदर। सो द गवर्नमेंट रिलीज मस्ट ऑफ देम, ओके, बाद में रिलीज किया जो भी लीडर को उसने जेल में डाला था 1920 में। एंड सून आफ्टर नेशनल कांग्रेस जो है वो लॉन्च करती है नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने किया। तो ये बात समझना है कि गांधी जी ने जो किया उसको लॉन्च करती है। अब जो है गांधी जी जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं यहाँ पे, उसमें गांधी जी थे, CR दास थे, अदर लीडर थे, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट कहे जाने वाले जिनको कहा गया इतिहास में आगे चल के। सो मूवमेंट इतिहास में मतलब ब्रिटिश इतिहास में, न कि इंडियन प्रोस्पेक्टिव ये नहीं है कि जो है वो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले जो भी फ्रीडम फाइटर थे वो हम लोग उन्हें शहीद के दर्जा देते हैं, उन्हें देशभक्त की दर्जा देते हैं। ये बेसिकली इन जो वेस्टर्न हिस्टोरियंस के जो राइट्स हैं उसमें जो है उन्हें टेररिस्ट जो है वो कहा गया। सो अब यहीं से जो है उनके मूवमेंट को सस्पेंडेड किया गया बहुत सारा जो है एंड गेव गांधी जी मास मूवमेंट अ चांस। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो गांधी जी के विचारधारा से जो है प्रभावित नहीं थे उस वक्त तक, 1920 तक भी बहुत सारे लोगों को लगता था कि गांधी जी के जो विचारधारा है उससे अलग विचारधारा जो है देश को आज़ादी दिला सकता है। बट क्या होता है कि जैसे ही नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लॉन्च किया तो इसमें बहुत सारे लोग जो है गांधी जी के साथ आए और वो लोग भी आए जो ये जो है नॉन वायलेंस से जो है वो स्वतंत्रता डेमोक्रेसी को स्थापना नहीं हो सकता था उस समय में, जिनका मानना था वो भी साथ में आए। लेकिन होता क्या है यहाँ पे कि गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ही बंद कर दिया
और जैसे ही गांधी जी ने नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बंद करता है, तो अब जो है यहाँ पे भूचाल आ जाता है और लोगों को लगने लगता है कि जो समस्या पहले लग रहा था गांधी जी के साथ, वो समस्या फिर से यहाँ पे उदय होता है। सो बट अ सडन सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट and saturated in the high hopes rise early, many young people begin to question the very basic strategy of the nation's leadership। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारे सामान्य व्यक्ति जो गांव से निकले हुए थे, जो कहीं से आए हुए थे, उन सब का क्वेश्चंस एक बहुत बड़ा जो है, पहले तो हाई होप क्रिएट किया गया और हाई होप क्रिएट करने के बाद एकदम से जब सस्पेंड कर दिया गया ये नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को, तो बहुत सारे यूथ के अंदर ये जो है एक नॉर्मल सा सवाल उठने लगा कि आखिरकार जो है हमारे राजनेताओं के पास क्या जो है वो कौन से ऐसी मतलब स्ट्रेटेजी है जो देश को आज़ादी दिला सकता है। क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि एकदम से सरेंडर कर जाना, कोई भी चीज़ को बंद कर देना, और क्योंकि इसी वजह से काफ़ी सारे लोग गांधी जी के साथ आए थे, लेकिन एकदम से जब बंद कर दिया उन्होंने, तो लोगों के दिमाग में ये जो है डाइजेस्ट नहीं हुआ कि हाउ इट पॉसिबल टू कंप्लीटली सस्पेंड द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। सो नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इट हैपेंस, द एम्फेसाइज ऑन द नॉन वायलेंस एंड बिगिन टू लुक फॉर अल्टरनेटिव। यहाँ पे गांधी जी भी जो है वो एक अल्टरनेटिव खोजने लगे, क्योंकि वो तो कंप्लीटली नॉन वायलेंस चाहते थे, थोड़ा सा भी वायलेशन हुआ कंप्लीटली जो है सस्पेंड कर दिया। लेकिन वो यूथ जो चाहता ही नहीं था नॉन वायलेंस के जरिए जो है वो फ्रीडम मिलेगा, ऐसा उनको होप ही नहीं था, वो भी जो गांधी जी के साथ आ गए थे, उनके लिए एक बहुत बड़ा समस्या था और प्रश्न भी था कि हाउ इट पॉसिबल कि यहाँ पे जो है कि गांधी जी ने जो है एकदम से जो है शटल लॉक कर दिया। सो दे वेयर नॉट अट्रैक्टेड बाय द पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ऑफ द स्वराजिस्ट और द पेटेंट and undramatic constructive work for the no changers. Many were drawn the idea that violent methods alone would free India. बहुत सारे यूथ में ये बहुत सारे यूथ में ये बात था, और वो चाहते थे और उनको एक अंडरस्टैंडिंग था कि विदाउट नॉन वायलेंस के बदले जो है देश आज़ादी नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे भी यूथ थे उस वक्त भी। सो द रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट का आइडिया यहाँ पे आता है। जब हम रिवॉल्यूशनरी और टेररिस्ट को साथ में लेते हैं, बहुत सारे लोगों को आपत्ति होगा इस बातों से कि रिवॉल्यूशनरी एंड टेररिस्ट दोनों को एक साथ जोड़ना, हाउ इट पॉसिबल। बेसिकली इट इज नॉट द फंडामेंटल क्वेश्चंस, इट इज टू मच कॉमन बट नॉट द कॉम्प्लिकेटेड। जो है कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। एक जो है उधम सिंह जी कि एक उस समय को बयान को हम कोट करना चाहते हैं, और उन्होंने कहते हैं कि एमलेस किलिंग जो है वो एक प्रकार का जो है आतंकवाद है। तो उनके ये कथन का अनुसार यही होता है कि जो एमलेस किलिंग है इज जस्ट लाइक अ टेररिज्म, वही जो है एक आतंकवाद है, आतंक है। जबकि एमलेस, यदि एम हो, किसी कारण हो, यदि आपके किसी ने भी कंप्लीटली आपको डिस्ट्रॉय कर दिया, in such cases, in such circumstances, if you do some things okay for your protections, then it is not come under the cases whenever you can told it that the terrorist। तो यही बात आता है यहाँ पे। many were drawn the idea that the violent method would allow to free India, but what the new leader of the revolutionary terrorist politics, for example the Jogesh Chandra Chatterjee, ओके, सूर्य सेन, जतिन दास, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, ओके, एंड सुखदेव, शिव वर्मा, भगवती चंद्र बोहरा, ओके, एंड द जयदेव कपूर हैड बीन, ये सब जो भी लीडर थे इन द नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के पक्षधर थे, ये सब यूथ लीडर थे जो उन्हें लगता था, जिन्हें ये लगता था कि देश जो है वो विदाउट जो है पावर यूटिलाइजेशन का जो है वो आज़ाद नहीं हो सकता है। तो ये लॉजिक था, ये थिंकिंग था और यही बैकग्राउंड था। अब चलिए आगे हम देखते हैं कि इसके अगले कड़ी में क्या होता है। जब
नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बिल्कुल पूरी तरीके से ठप हो गया इंडिया में। फिर क्या हुआ, तो आगे हम बढ़ते हैं। देखिए गाइज, ग्रेजुअली जो है 2 सेपरेट स्टेट्स फॉर रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट डेवलप। फर्स्ट वन इज इन पंजाब, यूपी, बिहार, एंड सेकेंड वन is in Bengal. So both states come under the influence of several new social forces. ये दो आइडियोलॉजी, ये दो कंसेप्ट डेवलप हुआ जिन्होंने ये देखा और जिनको ये लगा कि शायद जो है वो हमारा देश का आज़ादी जो है हमें ऐसे नहीं मिलेगा, ये तभी मिलेगा जब हम लोग पावर को इस्तेमाल करेंगे, नॉन वायलेशंस के आइडिया को अपनाएंगे। ठीक है, वायलेशंस के आइडिया को अपनाएंगे कहीं ना कहीं। सो यहाँ पे जो है वायलेशंस के आइडिया को अपनाने की बात कही गई और इसके पीछे कारण भी था और इसके पीछे तथ्य भी था जहाँ से मिला था। पहला तो वो पॉइंट था कि ये पूरे वर्ल्ड में जो चल रहा था उस समय में जो भी जो है वो इम्बैलेंस, पावर इम्बैलेंस को जिस तरीके से वो बैलेंस हो रहा था, तो वहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं और 3 जो है क्रिया है जो हो रहा था दूसरे देश में, वेस्ट में ही बेसिकली। उनमें से एक तो वो था जो ट्रेड क्लास और जब यूनियनिज्म की बात करते हैं और यूनियनिज्म आफ्टर द वार, ओके, अपराइज किस तरीके से जो है वो इकोनॉमी में उथल पुथल हो रहा था, रेवोल्यूशनरी पोटेंशियल्स ऑफ न्यू क्लास डिजायर हार्नेस टू इट्स द नेशनलिस्टिक revolution. Okay, so in on the globe completely जो है on the globe basically lots of people involved in certain actions that is basically what the nationalistic cause, and many of the hundreds and thousands of the peoples fighting on this globe for their nationalistic cause. Okay, not only in India but around the world. यही उस समय का जो है दृष्टांत और उस समय का जो है यही सत्य था। दूसरा पॉइंट यहाँ से आता है, मतलब हमारे इंडियन जो यूथ थे उस समय के, जो इंडियन रेवोल्यूशंस में काम कर रहे थे और साथ दे रहे थे, उनका कहाँ से कहाँ जो है मोटिवेशंस का पॉइंट क्या था, हम लोग ये इस चीज़ को डिस्कशन कर रहे हैं। सो पहला पॉइंट तो यहाँ से डिस्कशन हुआ कि यहाँ पे पूरे दुनिया में एक जो है नेशनलिस्टिक कॉज जो है डेवलप हुआ था उस समय, सेंटीमेंट लोगों के अंदर, तो स्वाभाविक बात था कि इंडिया के अंदर भी वो चीज डेवलप होगा। दूसरा पॉइंट था, द सेकेंड मेजर इन्फ्लुएंस वाज दैट द रशियन रिवॉल्यूशन एंड द सक्सेस ऑफ द यंग सोशलिस्ट स्टेट, ओके, एंड कंसोलिडेटिंग इटसेल्फ। सो यूथफुल रिवॉल्यूशनरीज वेयर आल्सो टू लर्न फ्रॉम एंड टेक द हेल्प ऑफ द यंग सोवियत स्टेट एंड इट्स द रूलिंग द बोल्शेविक पार्टी। रसिया में बोल्शेविक पार्टी उसी समय में जो है उदय हुआ था, एक यंग आइडिया था, यंग इन्फ्लुएंस कर रहा था वो पूरे दुनिया को, ओके, और ये रशियन रिवॉल्यूशंस का एक जो है पार्ट माना जाता है। तो यहाँ से भी जो है काफ़ी सारे हमारे इंडियन जो यूथ थे वो इंस्पायर्ड हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं दूसरा कारण रशियन रिवॉल्यूशन से मिलता है। जबकि तीसरा पॉइंट है कि द थर्ड इन्फ्लुएंस वाज द न्यूली एक्सपोर्टिंग कम्युनिस्टिक groups with their the emphasis on the Marxism, socialism and proletariat. So इन सब जो है इकोनॉमिक के आधार पे जब हम मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स के आइडिया को देखते हैं तो वो भी उदय हो रहा था, रसिया में भी हो रहा था, चाइना में भी हो रहा था। तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो इंडियन रेवोल्यूशनरी थे वो प्रभावित हो रहे थे। मतलब सेकेंड फेज ऐसे ही स्टार्ट हुआ। जब हम कहते हैं सेकेंड फेज जो है वो फ्रीडम फाइट के, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स के, तो यहीं से स्टार्ट होता है कि महात्मा गांधी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को शट डाउन किया और उसके बाद जो एक जो है वेव जो यहाँ पे उठा, वही वेव बेसिकली सेकेंड जो है पार्ट था इंडियन नेशनल मूवमेंट का। तो यहाँ पे बेसिकली द रिवॉल्यूशनरी इन द नॉर्दर्न इंडिया वे ऑल्सो फर्स्ट टू इम्प्रेस आउट ऑफ द मूड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड रिकॉग्नाइज अंडर द लीडरशिप ऑफ द ओल्ड वेटरन्स, ओके, and the Ram Prasad Bismil, Jogesh Chatterjee, okay, सचिदानंदनाथ सान्याल, जिसने अपने फ्रस्ट्रेशंस को निकालने में, और इन लोगों ने, ये नॉर्दर्न इंडिया के ऐसे यूथ थे जो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे,
ओल्ड वर्जन जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया का और इम्प्लीमेंटेशंस का जो कवर्ज था और जिस स्पीड से वो लगाया जा रहा था, तो इसी वजह से एक यहाँ पे किताब आता है और उस किताब का नाम बहुत जो है उस समय में प्रमुख किताब था और वो था बंदी जीवन। बंदी जीवन नाम का पुस्तक लिखा जाता है। यही सब बेसिकली उसमें लिखते हैं और अपना मंतव्य देते हैं। और बंदी जीवन एक तरीके से आप जान लीजिए कि उस समय का रामायण भागवत महाभारत हुआ करता था उनके लिए, जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे। सो बंदी जीवन नाम का पुस्तक वहाँ पे जो है वो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में एक बहुत बड़ा उनका योगदान है। अब देखिए कि ये यहाँ पे जो है ये सभी लीडर जो भी नॉर्दर्न इंडिया के लीडर थे, यानी कि नया नवयुवक लीडर मिलते हैं कहाँ पे, 1924 के टाइम में। 1924 के टाइम में ये सब एक ही जगह मिलते हैं और एक पार्टी का गठन होता है और जिसका पार्टी का नाम पड़ता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशंस, ठीक है। और यदि ब्रैकेट में हम डालें तो ये आर्मी एक जो है ऑर्गेनाइजेशन था। याद रखिए कि हुमैन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान HRA। सो HRA जो है ये आपको एक प्रकार के आर्मी एसोसिएशन था जहाँ पे कुछ भी किया जाता है, इवन की गोली भी मारा जाता, आर्म्स भी रखा जाता, ये सब सारे प्लानिंग हुआ बखूबी। और वो प्लान कहाँ पे हुआ, ये आपको जो आप बात करते हैं कि कानपुर में अक्टूबर 1924 में, ओके, ये आर्मी का एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनता है, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी रिवॉल्यूशंस ओवरथ्रो द कॉलोनियल रूल्स, ओके, करने के लिए, एंड एस्टैब्लिश्ड इन ए प्लेस ए फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, एंड हुज बेसिक प्रिंसिपल यही था कि एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट के हाथ में सत्ता जाए, एडल्ट के हाथ में पावर जाए, युवा जो है वो देश के भाग्य विधाता होंगे, यही जो है यहाँ से आता है और निकलता है। तो इस वजह से जो है ये जो है सेकेंड फेज माना जाता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। और इसी एक वजह से, इसी कारण से जो है जब हम यहाँ पे तो मीटिंग हुआ, मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि अब जो है इस तरीके के आर्मी फाउंडेशन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनेगा और यहाँ पे आर्मी का गठन होगा, आर्मी लोग बहाली होंगे और सभी यूथ का जो है कंट्रीब्यूशंस होगा। तो इसी पर जो है आगे चल के एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है और जिसका नाम होता है ओके काराकोरी का जो है, यदि हम कहें लूट, तो काराकोरी के जो ट्रेन में लूट लिए थे ये सब मिलकर जो है तमाम सारे जो है ब्रिटिशर्स ले जा रहा था, तो उसको जो है पूरे सामान को और पूरे पैसे लूट लिया गया था और उस पैसे के इस्तेमाल से जो है बहुत सारे आर्म्स खरीदे गए थे। तो वो आगे आने वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो अभी जो है प्रथम फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ, इंडियन नेशनल मूवमेंट को अभी हम कवर कर रहे हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है लेवल बाय लेवल, पॉइंट टू पॉइंट जो है डिस्कस करेंगे। और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लाइक से सब्सक्राइब आप। तो मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।